मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और बात करते हैं सियासत से जुड़ी खबरों की। सियासत में कुछ फॉर्मूलों को बार बार दोहराया जाता है। शर्त इतनी है कि इसमें समर्थकों को एकजुट करने की अपील। आज उत्तर प्रदेश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया। उन्होंने लखनऊ में समर्थकों के साथ जेपी एनआईसी सेंटर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद अखिलेश ने सड़क पर संघर्ष का ऐलान कर दिया। बताएंगे ये पूरी खबर। साथ ही बात महाराष्ट्र में महायुति के भीतर चल रही उस खींचतान की जिसके सेंटर में डिप्टी सीएम अजित पवार है। आखिर पवार को आज बार बार अपनी नाराजगी की खबरों को क्यों नकारना पड़ा, यह भी आपको बताऊंगा। खबर हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर भी होगी। इस पर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। इसमें उन्होंने कुमारी सैलजा पर की गई विवादित बयानबाजी को डैमेज का बड़ा फैक्टर माना है। इशारा हुड्डा की तरफ लगता है। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने जेपी की जयंती पर पहले बीजेपी के खिलाफ आर पार का ऐलान किया, फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से सियासी पलटी मारने की अपील कर डाली। इसके लिए उन्होंने जेपी की दुहाई तक दी। लोकनायक जयप्रकाश की जयंती पर पुलिस ने जेपी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचने से रोका तो अखिलेश यादव ने सड़क पर ही जेपी की प्रतिमा लगवा ली। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने जेपी एनआईसी ना पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। लेकिन लखनऊ में सियासी संग्राम का सूत्रपात पहले ही हो चुका था। अखिलेश यादव लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने की बात तय करके बैठे थे तो उन्हें रोकने की तैयारी भी जबरदस्त थी। अखिलेश के घर से जेपी एनआईसी तक के 3 किलोमीटर का रास्ता सील किया गया और वर्दी वाले मुस्तैद हो गए तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मोर्चे पर डट गए। धरना प्रदर्शन का पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा। हार कर अखिलेश ने घर के बाहर जयप्रकाश की प्रतिमा लगवाई, मूर्ति पर फूल चढ़ाए और बीजेपी पर तीरों की बौछार कर दी। ये चाहते हैं कि समाजवादी लोग त्योहार ही ना मनाएं और यहाँ पर आंदोलन में रहें। ये विनाशकारी लोग हैं, इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल है कि योगी सरकार ने अखिलेश को जेपी एनआईसी तक जाने क्यों नहीं दिया। सरकारी जवाब लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से 10 तारीख को जारी चिट्ठी में है, जिसमें निर्माणाधीन जेपी एनआईसी में कीड़े मकोड़े होने की आशंका जताकर अखिलेश की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। इसके बाद भी अखिलेश 10 अक्टूबर की रात जेपी एनआईसी के गेट पर पहुंच गए, लेकिन प्रशासन अलर्ट था जिसने तमाम संभावित एंट्री पॉइंट्स को लोहे की चादर से ढक दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जेड प्लस की इतनी चिंता थी तो इन्होंने सिक्योरिटी हटाई है। ये इसी सिक्योरिटी जो रोकने में लगाई है, सिक्योरिटी के साथ ये भेज सकते थे और वहाँ पर सफाई कर सकते थे। लोकनायक के नाम पर सियासी लड़ाई कीड़े बिच्छू से आगे बढ़ी तो यूपी की सरहद पार कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँच गयी। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। नीतीश कुमार इनको सोचना चाहिए कि उन लोगों के साथ क्यों रहें जो जयप्रकाश जैसे लोगों का अपमान करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करते हैं। तो नीतीश जी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी नीतीश को समाजवादी धर्म याद दिलाने लगी। इसके बाद जेडीयू ने एक झटके में एसपी और कांग्रेस दोनों से हिसाब बराबर कर लिया। आज नीतीश कुमार जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो मुंह खोलते हैं या वो चुप रहते हैं। हम अखिलेश यादव जी को ही सलाह देना चाहते हैं कि उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, आजादी समाप्त की, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। सवाल यह है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लेकर विवाद क्यों है। योगी सरकार पिछले 2 साल से अखिलेश को वहां जाने से क्यों रोकती रही है।
अखिलेश यादव बार बार ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि सरकार वहां की हालत कैमरों से छिपाना चाहती है, उसे बेचना चाहती है? इन सवालों के जवाब सेंटर से जुड़ी कुछ बातों में ही छिपे हैं। 2013 में लखनऊ के लोहिया पार्क में जेपी कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। अखिलेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी। निर्माण कार्य के लिए 178 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। 18.6 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर में 107 कमरों वाला लग्जरी होटल, जिम, स्पा, सैलून, रेस्तरां, 2000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, 591 गाड़ियों के लिए 7 मंजिला कार पार्किंग, छत पर हेलीपैड और जेपी को समर्पित संग्रहालय है। इसका निर्माण पूरी तरह खत्म होता उससे पहले ही उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने 2016 में इसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन एक के बाद एक विवादों के चलते ये सेंटर सफेद हाथी बनकर रह गया। पहला विवाद बजट को लेकर है, जो 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016 में 923 करोड़ तक पहुंच गया और आरोप है कि आम लोगों का पैसा इसमें पानी की तरह बहाया गया। दूसरा विवाद 2 लाख रुपए के आजीवन सदस्यता शुल्क से जुड़ा है, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। आरोप है कि अमीरों के मनोरंजन के लिए जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। 2017 में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते JPNIC के निर्माण पर रोक लगा दी। सरकारी पैसों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच जारी है। लेकिन इस बीच जेपी सेंटर को लेकर CAG ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें कही। कहा कि कई काम बिना टेंडर के करवाए गए। इस सेंटर के लिए सिर्फ AC सिस्टम देखने के लिए LDA के कई अधिकारी चीन घूमने चले गए थे। जेपी सेंटर के निर्माण में शालीमार कॉर्प लिमिटेड नाम की कंपनी भी शामिल थी। इसके मालिक संजय सेठ 2016 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने थे। हालांकि 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महायुति में ऑल इज वेल है या नहीं, आज पूरे दिन यही सवाल सुर्खियों में छाया रहा। वजह थे डिप्टी सीएम अजित पवार। दरअसल कल डिप्टी सीएम पवार कैबिनेट बैठक में बीच में बैठक को छोड़कर निकल गए, जिसके बाद से उनकी नाराजगी की चर्चा तेज थी। लेकिन आज पवार ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने अपने समर्थकों से महायुति को जिताने की अपील की। महायुतीचं सरकार आणण्याच्या करता घड्याळाचं बटन दाबा, जिथं धनुष्यबाणाची खूण असेल तिथं धनुष्यबाण दाबा, जिथं कमळाची खूण असेल तिथं कमळ दाबा। ही आमची महायुती आहे। सगळे आम्ही निवडून आलो की पुढे 5 वर्ष तुमची योजना चालू, कोण मायचा लाल बंद करणार नाही। सिर्फ 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार की महायुति के भीतर नाराजगी की खबरें कमजोर पड़ गईं। गुरुवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट की बैठक हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कैबिनेट बैठक के शुरुआती 10 मिनट में ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बैठक से निकल गए। इसके बाद महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने की अटकलें तेज हो गई थीं। चर्चा इस बात की भी हुई कि पिछली कुछ कैबिनेट बैठकों में वित्त विभाग की आपत्ति के बाद भी अलग अलग संगठनों को जमीन आवंटित करने में समय पर फैसले नहीं लिए जाने से अजित पवार नाराज हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अजित पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, लेकिन महायुति के नेता अजित की नाराजगी की खबरों को अफवाह बताते रहे। ठीक ठाक है महायुति में, सभी ठीक है। हाँ। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अजित पवार क्यों जल्दी निकल गए कैबिनेट से? फिर नहीं, वो तो उनको काम रहने को से गए, ऐसा कोई नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। काल ह्याच कॅबिनेट बैठकीतून उपमुख्यमंत्री महोदय अजित पवार साहेब बाहेर पडले होते, 10-15 मिनिटात बाहेर पडले। ही देखील चर्चा खूप असताना मुझे लगता है वो तीनों पक्ष एक दूसरे को ही देखने में व्यस्त है। जनता के बारे में कौन सोच रहा है? नाराजगी की खबरें गरमाई तो अजित पवार की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक देरी से शुरू हुई थी। मुझे निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक लातूर के उदगीर जाना था, इसलिए बैठक के बीच में ही निकलना पड़ा। अब खुद जनता के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार ने महायुति के भीतर ऑल इज वेल के संकेत दिए हैं। मला तर बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत। हात जोडून विनंती आहे की तुम्हाला मला जी शिवीगाळ करायची ती करा, पण लाडकी बहीण योजनेच्या कृपया या योजनेच्या संदर्भात खोटी माहिती पसरून त्या स्वप्नांची राख रांगोळी करू नका।
सिर्फ अजित पवार का कैबिनेट बैठक से उठकर जाना ही चर्चा में नहीं रहा। एकनाथ शिंदे सरकार की कैबिनेट बैठक के फैसले भी सुर्खियों का सबब हैं। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की बात करें तो महीने भर में शिंदे सरकार ने 202 फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने 23 सितंबर को 48 फैसले लिए, 30 सितंबर को 40 निर्णय किए, 4 अक्टूबर को फिर कैबिनेट की बैठक हुई और 34 फैसलों पर मुहर लगी। वहीं गुरुवार यानी 10 अक्टूबर को शिंदे कैबिनेट ने 80 फैसले लिए। कल शिंदे कैबिनेट ने मदरसा शिक्षकों के लिए मानदेय बढ़ाने का फैसला किया। इसके जरिए बड़ा चुनावी संदेश दिया गया। की बड़ी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के बाद 2.5 घंटे हवा में था विमान। विमान में सवार सभी 140 यात्री सुरक्षित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में शाम को एयर इंडिया के एक विमान का जो हाइड्रोलिक फेल हुआ था, जिसके चलते वो लैंड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सुरक्षित लैंडिंग हो गई है विमान की। इस विमान में 140 लोग सवार थे। बात हरियाणा की, जहां कांग्रेस ने हार की वजह तलाशने के लिए कमेटी बनाई। अभी रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता और हरियाणा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हार की वजह को लेकर बड़ा बयान दिया। ये होना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत हित से पार्टी हित बड़ा होता है, और अगर व्यक्तिगत हित अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो भी गया है तो वापस आपको हाईकमान समझ जाएंगे भाई या तो इनकी गलती नहीं थी। पार्टी खुद ही डैमेज हो जाती है आपके कमेंट से। वो पे डैमेज पार्टी भी, हाईकमान भी कुछ नहीं कर सकती। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये राहुल जी की जो सोच है वो इस कारण से है। आपको याद होगा कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेता की तरफ से कुमारी शैलजा पर चुभने वाले कमेंट आए थे, जिस पर शैलजा नाराज हो गई थी। पार्टी इस मामले को भी गंभीरता से ले रही है। ये तो शिकायत आपको मिलेगी। मैं खुद कहता हूँ लोगों को कि जिंदगी में अगर पार्टी के कार्यकर्ता नेता हो, कोई ऐसा मौका है कि आपको कोई कमेंट करना है, कमेंट वो करो जिससे पार्टी को डैमेज नहीं हो। अब पार्टी की कमेटी इस बात की तफ्तीश करेगी कि किन वजहों से पार्टी को ज्यादा नुकसान हुआ। की बात करेंगे, उम्मीदवारों से करेंगे, मान लो आगे लीडर से करेंगे, तब सच्चे सामने आएगी वास्तव में किन किन कारणों से हम डैमेज हुए हैं।